तो मिस्टर आप सभी का टेक रनर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है जो कि सीटेट जुलाई एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न है। देखिए क्या पूछ रहा है कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, गणित के प्रति रुचि विकसित करना, बच्चों में तार्किक एवं समस्या समाधान क्षमता का विकास करना, बच्चों का भावनात्मक विकास बढ़ाना। ठीक है, तो कह रहा है कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्या है कि बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना और समस्या समाधान की जो क्षमता है उसका विकास करना मेन उद्देश्य यही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। सभी प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है। हर बच्चा एक जैसा होता है, हर बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पे कौन सा कथन उपयुक्त है। तो बाल मनोविज्ञान ये कहता है दोस्तों प्रत्येक बच्चा जो होता है वो विशिष्ट होता है। कहने का मतलब है प्रत्येक बच्चे की सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता या सीखने की क्षमता जो होती हैं भिन्न भिन्न होती हैं। और प्रत्येक बच्चे का जो विकास होता है दोस्तों भिन्न भिन्न तरीके से होता है, भिन्न भिन्न गति से होता है। ठीक है, गति अलग होती है। ठीक है, तो और विकास दोस्तों सेम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है। तो हर बच्चा क्या होता है विशिष्ट होता है, क्योंकि उसके सीखने सोचने समझने की जो क्षमता होती है सबकी अलग अलग होती है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या 3 है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है कि शिक्षण परिवर्तन के लिए खुला होना चाहिए, शिक्षण को छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए, शिक्षण को अधिगम की गतिविधियों के माध्यम से छात्रों की भागीदारी पर जोर देना चाहिए, शिक्षण को छात्रों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान में रखना चाहिए। तो शिक्षण के क्या दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के गतिशील सिद्धांत दृष्टिकोण का अर्थ यह है कि शिक्षण को अधिगम की गतिविधियों के माध्यम से छात्रों की भागीदारी पर जोर देना चाहिए, ताकि जो छात्र हैं दोस्तों उसमें अपनी भागीदारी साझा करें ताकि वो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान को प्राप्त कर सके। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। प्रश्न संख्या 4 दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चे की विशेषता नहीं है। वे हमेशा सफल होते हैं, उन्हें अपना काम करने में मज़ा आता है, वे काम करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चे की विशेषता नहीं है। देखिए दोस्तों अगर कोई बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित रहेगा तो वह हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करेगा, जिसमें दोस्तों थोड़ा से डिफ़िकल्ट हो काम करना, ऐसे काम को करना हमेशा पसंद करेगा जिससे अन्य लोग नहीं करना चाहेंगे। और जो आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चा उसे करना चाहेगा और उसे हर काम करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित होगी, वह अपने काम करने में उसको मज़ा आएगा। तो इसमें से एक आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चे की विशेषता क्या नहीं है। यही नहीं कि वो हमेशा ही सफल होते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आंतरिक रूप से बच्चा प्रेरित है कि वह हमेशा सफल ही होता रहे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना। बच्चे जो है दोस्तों अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें और उस क्रिया में वो क्या करें, सक्रिय रूप से भागीदारी रहेगा, तभी बच्चे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। एक शिक्षक अपनी प्रारंभिक या प्राथमिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण को कैसे बढ़ा सकता है। अपने छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा करके, विषय सामग्री को छात्रों के जीवन के साथ जोड़ के, अधिगम में छोटे छोटे चरणों के लिए पुरस्कार की पेशकश करना, रटने और अभ्यास के द्वारा। तो रटने और अभ्यास, तो रटना तो बिल्कुल गलत बात है, कोई चीज़ रटा के नहीं सिखाया जा सकता। ठीक है, अधिगम में छोटे छोटे चरणों के लिए पुरस्कार, बार बार किसी बच्चे को पुरस्कार देंगे तो उससे वो आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसे जब भी कुछ काम करना पड़ेगा तो उसके लिए उसे हमेशा एक न एक पुरस्कार की जरूरत रहेगी, तभी वो कर पाएगा। ठीक है, विषय सामग्री को छात्रों के जीवन के साथ, एक शिक्षक का अपने प्रारंभिक कक्षा में या प्राथमिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण को बढ़ावा कैसे दे सकता है। वो विषय सामग्री, जो भी विषय सामग्री दोस्तों उसको छात्रों के जीवन के साथ जोड़ के अगर दोस्तों उस चीज़ को पढ़ाएगा या बताएगा तो शिक्षण को अधिक अच्छी तरीके से प्रभावी बना सकता है। चलिए
आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। अवधारणाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित हो सकती है? छात्र विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित है, विकास से वृद्धि होती है, विकास प्रायत्ता से स्वायत्ता की ओर बढ़ता है। तो अवधारणाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित हो सकती है? यही दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो है कि विकास जो है प्रायत्ता से स्वायत्ता की ओर बढ़ता है। कहने का मतलब है जो बच्चा छोटा होता है तो पूरे हर एक अपने काम के लिए वो दूसरों के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है कि वो खुद के ऊपर निर्भर होने लगता है, यही विकास का दोस्तों सिद्धांत है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? इरफान दोस्तों कोई बच्चा है, वो खिलौना तोड़ता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ लगा हुआ है उसको जानने की कोशिश करता है। तो इरफान को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे क्योंकि वो खिलौना तोड़ देता है। सदैव कड़ी नज़र रखेंगे उस पर, अगर जब उसको खिलौना देंगे खेलने के लिए तो उस पर सदैव कड़ी नज़र रखेंगे। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, ये भी गलत है। उसकी जिज्ञासा प्रकृति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करेंगे। बिल्कुल सही बात है कि बच्चा जो है दोस्तों उसकी जिज्ञासा जो है उसमें हर एक चीज़ को जानने की जो जिज्ञासा की प्रकृति है उसको बढ़ावा देंगे और जो उसमें ऊर्जा इस टाइप की ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। एनसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए दोस्तों, नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन क्या होता है? नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी का फुल रूप होता है, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद, शिक्षक सेवा के राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय प्रशिक्षण और शिक्षा परिषद, अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है यही इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालक जो होते हैं दोस्तों उसके अंतर्गत किस टाइप के बालक आते हैं? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक या उपरोक्त सभी? तो विशिष्ट बालक के अंतर्गत दोस्तों सभी बालक आते हैं, चाहे वो पिछड़े बालक हों, चाहे प्रतिभाशाली हो या मंदबुद्धि हो, सभी बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते हैं। शिक्षार्थियों में न तो समान विशेषताएं होती हैं और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे दिया गया है उनके लक्ष्य समान नहीं होता। लक्ष्य दोस्तों तो कई बच्चों को समान हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ चर्चा संभव है। एक विषय रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, ये भी गलत है दोस्तों। कहा गया है कोई भी दो विद्यार्थी या शिक्षार्थी जो होते हैं उनकी योग्यताएं जो होती हैं क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं और उनकी रुचियां भी भिन्न भिन्न होती हैं और प्रतिभाओं में भी समानता नहीं होती है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम का शब्द का अर्थ क्या है? स्कूल के समग्र कार्यक्रम जो छात्रों को प्रत्येक दिन के आधार पर अनुभव होते हैं। शिक्षण की विधि और सिखाई जाने वाली सामग्री, कक्षा में उपयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री, मूल्यांकन प्रक्रिया। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शब्दावली जो है दोस्तों, पाठ्यक्रम शब्द जो है वो पाठ्यक्रम में दोस्तों सब चीज़ आता है कि बच्चे को दिन भर में क्या क्या करना है, क्या पढ़ना है, उसका दिन भर का जो कार्यक्रम होता है दोस्तों वही क्या कहता है? पाठ्यक्रम शब्द है। स्कूल के समग्र कार्यक्रम जो छात्रों को प्रत्येक दिन के आधार पर अनुभव होते हैं वही क्या होते हैं? पाठ्यक्रम होता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों के साथ अलग व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चों को गृह कार्य सौंप देना चाहिए। स्थिर और सुगमता वातावरण प्रदान करें। इस तथ्य को नज़रअंदाज करें और ऐसे बच्चों को अन्य बच्चों के समान समझें। दोस्तों एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें इस तथ्य की अनदेखी करनी चाहिए कि बच्चा कैसा है, एकल अभिभावक वाला बच्चा है। इस तथ्य को एकदम अनदेखा कर देना चाहिए और ऐसे बच्चों को अन्य बच्चों के समान ही समझना चाहिए और उनकी जो शिक्षा दीक्षा है दोस्तों अन्य बच्चों के समान ही उनकी भी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए या उनको भी उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए।
इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का संबंध किससे है? स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन या तर्क युक्त चिंतन। दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है और ये ऑप्शन क्या है आपका 4 है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का संबंध किससे? तो आउट ऑफ बॉक्स द चिंतन यह होता है दोस्तों जिसमें व्यक्ति जो होता है खुल के विचार कर सके या खुल के अपने राय दे सके या खुल के दोस्तों जवाब कर सके, ठीक है। वो एकदम स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र होता है उसमें। आउट ऑफ बॉक्स चिंतन में बच्चा जो होता है एकदम स्वतंत्र होता है। तो ये किससे संबंधित होता है? अपसारी चिंतन से संबंधित होता है, ठीक है। और अभिसारी जो होता है दोस्तों इसमें क्या होता है, देखिए इसमें प्रश्नों के जवाब जो होते हैं वो खुल के देना होता है, उसमें बंधे बधाए जवाब नहीं देने होते हैं अपसारी चिंतन में। लेकिन अभिसारी चिंतन में किसी भी प्रश्न का जो जवाब है वो बंद होता है, ठीक है दोस्तों। बंद करने का मतलब ऐसे पूछ लिया गया यहाँ 2 + 2 बराबर क्या होगा, तो यहाँ दोस्तों एक ही इसका जवाब होगा 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर लिख दिया गया कि 4 को कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, तो 2 + 2 भी हम 4 को लिख सकते हैं, 3 + 1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो प्रश्न होते हैं दोस्तों क्या होते हैं? अपसारी चिंतन वाले होते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता को, अंतर संबंध का, निरंतरता का, समान से विशिष्ट का। तो सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। कहने का मतलब दोस्तों कि अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न बताया कि प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चे की जो सीखने की क्षमता होती है, रुचियाँ होती हैं, उसकी रुचि होती भिन्न भिन्न होती है, प्रतिभा अलग अलग होती है, ठीक है। इस तरीके से किस सिद्धांत पर काम करता है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत उसके कहते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।